कल इंतहाई इंपॉर्टेंट एरिया डिस्कस करना शुरू किया था हमने, अगर आपको याद हो। हमने आईजा 200 पढ़ना शुरू किया। इस आईएसए के अंदर एक तो मेरे बच्चे ऑडिटर का ओवरऑल मकसद बताया जाता है। यानी कि बाकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मोस्टली स्पेसिफिक हैं, कोई क्वालिटी पे फोकस करेगा, कोई किसी चीज़ पे फोकस करेगा। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि ये आईजा 200 पहला पहला आईजा, और ये भी आपको बताया था कि ये सीरीज होती है। आईजा 200 के अंदर कई आईजा होंगे। ये 200 से शुरू होके 2, 4, 6, 8, यानी कि 2, 3 भी है, ये ना समझना के बीच में वो नहीं है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक जाते हैं। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर ऑडिटर का ओवरऑल मकसद बताया गया था कि ऑडिटर का ओवरऑल मकसद क्या होता है बोला कि रीजनेबल इंश्योरेंस इकट्ठी करके उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देनी है रिपोर्ट की शक्ल में। यानी कि सादा अल्फाज में कोई बंदा आपसे कभी पूछ ले, अच्छा बताएं, ऑडिटर वैसे भी मेन मकसद यही होता है मेरे अच्छी कि उसने ओपिनियन देनी होती। और अगर देखा जाए तो शायद ओवरऑल मकसद भी एट द एंड तो यही है कि जब वो सारा काम कर लेगा तो मेरे अच्छे उसके लिए उसने क्या करना है। लेकिन साथ यहाँ पे जो वो सारा काम करेगा उसकी भी गाइडेंस दी गई है कि किस तरह कर रहा होगा। एक तो उसको बताया गया कि भाई ये आइजा 200 रिक्वायर करता है ऑडिटर से 5 चीजें। वो कहता है कि जब आप ऑडिट कर रहे होंगे तो लाजमी तौर पे आपने आइजा को फॉलो करना है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ऑडिट करें। और फिर उसने कहा कि जब आप ऑडिट कर रहे होंगे तो लाजमी तौर पे आपके ऊपर लाजम है कि आप क्वेश्चनिंग माइंड रखें, यानी कि हर चीज़ को जैसे नजर आ रही हो वैसे ना मान लें। और फिर इसने ये कहा कि आप एथिक्स को भी फॉलो करें। और उसके साथ इसने कहा कि प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आनी जहाँ पे मान लो कि इसको लाजमी तौर पे अपनी प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कोई पक्की चीज़ वहाँ पे होगी नहीं। किताबें वहाँ पे खामोश होंगी, बाकी हालात वहाँ पे खामोश होंगे, यानी कि बाकी हालात तो खामोश नहीं होंगे लेकिन बाकी शायद कोई चीज़ें वहाँ से इंफॉर्मेशन ना मिले, लेकिन हालात से वो कहीं ना कहीं कोई फैसले करेगा। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था इसकी जिम्मेदारी है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठी करना। तो आइजा 200 क्या रिक्वायर करता है ऑडिटर से? 5 चीजें। क्या? स्टैंडर्ड को फॉलो करो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखो, उसके बाद एथिक्स को फॉलो करो, उसके बाद प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल करो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हो, और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो ये 5 चीजें मेरे से इसी तरह आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। फिर हमने इनको पढ़ना शुरू किया था जिस चीज को वो एक्सप्लेन कर रहा है। एक तो उसने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेरे बच्चे आपको एक्सप्लेन की थी। उसने कहा कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होती है? एक तो सबसे पहले क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, यानी कि हर चीज के बारे में सोचें। ये ना हो कि अगर आपने किसी चीज को जैसे है वैसे ही मान लिया तो मेरे बच्चे फिर वो शायद आपको एविडेंस प्रॉपर इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होगा, उसका नाम होता है कोरोबोरेटिव एविडेंस। उसका नाम क्या है? कोरोबोरेटिव एविडेंस। ये शायद लफ्ज पहले मुझे बोलना चाहिए था किसी और जगह पे, शायद वहां पे कोई लफ्ज आया भी नहीं वैसे फिलहाल तो। लेकिन वैसे ये लफ्ज कोरोबोरेटिव एविडेंस होता क्या है? एविडेंस के ऊपर एविडेंस इकट्ठी करना। और ये एविडेंस के ऊपर एविडेंस हम इकट्ठी क्यों करते हैं? जब पहली एविडेंस के ऊपर हमें शक है, अगर पहली एविडेंस के ऊपर हमें शक हो तो तब जाके हम क्या करते हैं? दूसरी एविडेंस इकट्ठी करते हैं। जस्ट एग्जांपल, ये कोरोबोरेटिव एविडेंस क्या होती है? अज्यूम कर लें, ये क्वेश्चनिंग माइंड से इसको लिंक करना कि क्वेश्चनिंग माइंड अगर है तो हम क्या इकट्ठी करते हैं? कोरोबोरेटिव एविडेंस। अब देखें, अज्यूम कर लें आपके घर वालों ने आपको कॉल किया, अच्छा बताओ बेटा कहाँ पे हो? आपने कहा कि मैं क्लास में हूँ। अब हो सकता है घर वाले इस पर यकीन ना करें, है? अब घर वाले चाहते हैं कि हमें क्या मिले? एविडेंस के ऊपर एविडेंस मिले ताकि ज्यादा तसल्ली हो। उन्होंने आपके दोस्त को कॉल किया, उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा आप और जो भी हमारा बेटा है आप कहाँ पे हो? उन्होंने कहा कि हम हॉस्टल में हैं, बस कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। हम तो खराब हो गए, हैं? यानी कि बच्चा क्या कह रहा है? हम कॉलेज में हैं, और दोस्त क्या कह रहा है? हम निकल रहे हैं कॉलेज के लिए। तो दिक्कत होगी यहाँ पे, है? तो इसलिए मेरे बच्चे हाँ ये हो सकता था अगर उसके दोस्त को कॉल की वो भी कह देता कि भाई हम कॉलेज में ही हैं, तो फिर तो उनको एविडेंस डबल मिल जानी थी, यानी कि एविडेंस के ऊपर एविडेंस मिल गई, अब वो तसल्ली कर लेंगे, हैं? तो मेरे बच्चे इस तरह का मामला होता है। और खैर इस तरह तो नहीं होता, लेकिन बात यहाँ पे ऐसा जरूर होता है, घर वाले कॉर्पोरेट एविडेंस अक्सर इकट्ठी करते हैं, हैं? वो बच्चे को पूछते हैं कहाँ पे हो? कॉलेज में। तो फिर वो कॉलेज से पूछते हैं क्या ये क्लास हो रही है, और अगर ये क्लास हो रही है तो उसमें ये फलाना बच्चा ये चेक करके बता दे क्या क्लास में है कि नहीं। तो ये घर वाले कौन से एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं? कोरोबोरेट एविडेंस। और ये इसकी नौबत क्यों आई उनको कॉलेज से पूछने की? क्वेश्चनिंग माइंड था उनके दिमाग में, है? उन्होंने जैसे बच्चे ने बताया था वैसे मान नहीं लिया। तो एक तो मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कल कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दिमाग में रखनी है ऑडिटर ने। जो चीज जिस तरह नजर आ रही हो, जिस तरह बताई जा रही हो, फौरन से उसके ऊपर यकीन नहीं कर लेना, जिस तरह हमने डिस्कस किया था। अब जब मान लें कि रिसीवेबल के अंदर बैलेंस लिखा हुआ, ये मैनेजमेंट ने लिखा है, ये मैनेजमेंट कह रही है, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जितनी चीजें लिखी आ रही हैं ये कौन कह रहा है? मैनेजमेंट। ये ऐसे ही है क्योंकि मैनेजमेंट ने बनाई है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो उसने लिखा है उसमें मैनेजमेंट का पूरा दावा है कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है। अब ऑडिटर क्या करता है? एक तो रिसीवेबल की वो जो ऑर्डर वगैरह उसने वो भी देख लिया, अच्छा वाकई ये कोई ऑर्डर आया था आपको जो आपकी सेल हुई है और रिसीवेबल बुक किया आपने, उन्होंने ऑर्डर भी दिखा दिया।
उन्होंने कहा कि अब अभी भी उसको तसल्ली नहीं हुई है। उसने क्या किया, उसने क्वेश्चनिंग माइंड था उसके दिमाग में, हो सकता है इन्होंने खुद से ही रसीदें बना ली। उसने उस रिसीवेबल से भी कॉल की, उसको भी कॉल की उसने कि अच्छा भाई बताओ क्या आपने इनके इतने पैसे देने, ये सारा क्यों कर रहा है वो, है क्वेश्चनिंग माइंड है। एक तो मेरे चाहिए हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि आपके सामने बड़ी सारी ऐसी कंडीशन आएंगी, हैं बड़े सारे ऐसे हालात नजर आएंगे जहां से आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई मिसस्टेटमेंट हो सकती है ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ऐसे हालात आएंगे और बड़ी आसानी से नजर आ जाएंगे आप, और इसकी इतनी एग्जाम्पल आगे जाके पढ़ेंगे आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसके अंदर। चैप्टर नंबर 3 भरा पड़ा है इसके ऊपर, याद रखोगे। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, और जब वो टॉपिक आएगा फिर मैं आपको यहाँ पे लिंक कर दूंगा। याद करें हमने जब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पढ़ रहे थे, हमने कहा था कि कुछ कंडीशंस होंगी हैं जिनके ऊपर आपने अलर्ट रहना है जो वजह बन सकती है किसकी, मिसस्टेटमेंट की। और मिसस्टेटमेंट दो ही वजह से हो सकती है, कोई तीसरी वजह और एरर ऑफ फ्रॉड। और उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि जो एविडेंस मिल जाए उसको क्रिटिकली असेस कर लिया करें, अच्छे तरीके से उसको जांच पड़ताल कर लें। जैसे आगे जाके हम देखेंगे है कि बात का तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर किसी एक्सपर्ट को भी इस्तेमाल किया करेगा। है कुछ ऐसे काम भी होंगे जहां पे ऑडिटर बेचारा खैर खुद काम नहीं कर सकेगा, है वो क्या करेगा, किसी एक्सपर्ट को हायर करेगा लेकिन फिर वो क्या करेगा, उस जो एविडेंस, जस्ट एग्जांपल सीएफई के ऊपर केस चल रहा है अब जो कंपनी सीएफई केस जीतेगा या हारेगा, इसको शायद कोई इतना आइडिया नहीं लग सकता उस केस की नौयत का कि ये केस कंपनी की फेवर में है, उसके अगेंस्ट जा रहा है कि शायद क्योंकि हमें जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी है उसमें इतना लॉ थोड़ी पढ़ाया जाता है इस तरह का कि सिचुएशन है, वो तो बी लॉ सी लॉ सादी सी बच्चों वाली बातें, वो कुछ और है कुछ और केसेस भी हो सकते हैं यहाँ पे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस खैर वो तो ज्यादा शदीद हो जाता है, कोई भी इस तरह के केसेस चल रहे होते हैं। बात का कोई कस्टमर है उसका नुकसान हो गया, उस कस्टमर ने इसके ऊपर केस किया हुआ, जो भी अब तो हल्का फुल्का बताया जाता है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, है पूरे वकील नहीं होते आप लोग, इसलिए तो शुरू के अंदर डिस्क्लेमर दे दिया था वहां पे, है चैप्टर नंबर 1 के अंदर बी लॉ के अंदर कि यहाँ पे मकसद लॉ का सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग देना है ताकि आप समझ सके कॉन्टेक्स्ट वगैरह होते क्या है, ये नहीं कि आप माशाल्लाह वकील बनने के। खैर अब सीएफई के ऊपर केस हुआ वो, अब आपको नहीं पता कि इस केस की नौयत क्या है, यानी कि आप ये केस फेवर में है या अगेंस्ट है कंपनी, कंपनी तो शायद कह रही है फेवर में है लेकिन भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई मामला तो इस तरह के हो और अगर कंपनी केस हारती नजर आ रही हो और शायद अमाउंट भी प्रोबेबली अंदाजा लगाई जा सकती हो कि कंपनी केस हार रही है, तो हम क्या करते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर लायबिलिटी के तौर पे, कंटीजेंट लायबिलिटी के तौर पे, है कि ये हो सकता है हम आगे पे करें। या अगर मान लो कि चलो अमाउंट नहीं लायबिलिटी अभी कैलकुलेट हो सकती कि कोई आउटफ्लो होगा कि नहीं, तो फिर एटलीस्ट हम क्या करते हैं उसको डिस्क्लोज करते हैं। ये दोनों चीजें जरूरी है रिकग्निशन, अगर रिकग्निशन नहीं हो रही तो कम से कम उसको क्या करना, डिस्क्लोज करना। अब ऑडिटर ने तो अंदाजा नहीं लगा सकता, इसने किसी वकील को हायर किया। अब वकील ने आगे उसको कहा कि सर ये कंपनी जो है ना केस वाकई ये जीती नजर आ रही है। अब वहां पे हम पढ़ के आ रहे हैं और जो एविडेंस मिले उसको क्या करना है, क्रिटिकली असेस करना है। अब वो जो एक्सपर्ट जो वकील इसको बताएगा ना कि शायद हम केस जीत रहे हैं या कंपनी ये केस जीत रही है, हालांकि हायर किसने किया, एक्सपर्ट ऑडिटर ने। फिर ऑडिटर क्या करता है, उस एक्सपर्ट के बारे में पूरी जांच पड़ताल हासिल करता है कि वैसे भी ये इतना काबिल है, इसका एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस इसका नॉलेज इसकी एफिलिएशंस, वो सारा कुछ चेक करने के बाद फिर उसके एविडेंस के ऊपर लाई करता है। तो इस तरह की सिचुएशन होती है मेरे बच्चे कि ये नहीं होता कि जो चीज़ हो एविडेंस हो उसको वैसे ही मान लेना। खैर ले बेटा, ये 3 चीज़ें मेरे बच्चे हमने डिस्कस की थी। उसके बाद एग्जाम्पल भी हमने पढ़ ली थी, ये ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्रैक्ट अदर ऑडिट एविडेंस फॉरेन चुकन्ने हो जाए। एक एविडेंस कुछ और कह रहे हैं, एक बंदा कुछ और कह रहा है, दूसरा बंदा कुछ और कह रहा है। और इन्फॉर्मेशन दैट, और यही चीजें हमने पढ़नी आगे। और इन्फॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द लायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये भी हम पढ़ेंगे हैं कि कौन सी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कब ज्यादा लायबल होती है, पढ़ेंगे आगे जाके यानी कि एविडेंस कब लायबल लायबल होती है, उसमें होगा ऐसी एविडेंस जो ऑरल की बजाय डॉक्यूमेंट्री हो वो ज्यादा लायबल, फिर आगे डॉक्यूमेंट्स की भी खसूसियात होंगी। और कंडीशन दैट में इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, और आखिर इतने सारे हमने पढ़ने हैं कि कौन कौन सी सिचुएशंस होते हैं। जैसे कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया लोग फ्रॉड क्यों करते हैं, या तो मजबूरी है या मौका है? यही होता है ना, मजबूरी होती है, मौका होता है, या आदत होती है? इसके अलावा तो कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। एक बंदा आतन मजबूर है, एक बंदे को मौका मिल रहा है? एक बंदे की बेचारे की मजबूरी है, घर के हालात खराब है। तो ये कुछ इस तरह के हालात होते हैं जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं। फिर इन सब की एक एक करके क्या करेगा, इनको मजीद आपको एग्जाम्पल देगा कि आखिर मजबूरी में कब कर रहा होगा, मौका मिलेगा कब कर रहा होगा, है तो लेबड़ा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एडवांटेज क्या है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखने के, इंतहाई इंपॉर्टेंट, ये पेपर के लिहाज से भी मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर ही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हैं, ओवरलुक नहीं करते अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस को, यानी कि जैसे ही कोई अनयूजुअल रूटीन से हटके कोई चीज नजर आई, आप फौरन से उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर तवज्जो देते हैं कि ये कैसे होगा। अगर अगर क्वेश्चनिंग माइंड ना होता फिर कहते कोई नहीं, फिर क्या हुआ, ऐसे ही होता है। जिस तरह हमने बार बार एग्जांपल ली थी कि सारा साल सेल कम हुई,
आखिरी दिनों में ज्यादा जाके ज्यादा हो रही है, तो भाई ये अनयूजुअल पैटर्न है, ऐसे तो पूरे साल में हुआ ही नहीं। और इसी तरह ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन, इसमें हमने क्या डिस्कस किया था बोला कि जो जिस चीज जिस तरह नजर आ रही हो आप उस तरह मान नहीं लेते उसको, है, क्योंकि अगर जो चीज, अगर थोड़ा सा आपने कोई चीज चेक की और आपने कहा कि ये सही है तो फिर सारा कुछ ही सही है, तो मेरे बच्चे फिर इस तरह नहीं करते अगर आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखी हो, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होता है ये जो थोड़ी सी चीज सही है, हो सकता है सिर्फ यही सही हो और बाकी चीजें खराब हो। फिर हमने डिस्कस किया था कि इन अप्रोप्रिएट अजम्पशन यूज नहीं करते आप, हैं, अगर क्वेश्चनिंग माइंड हो, आप जो ऑडिट प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे वो उसकी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट वो भी हालात के लिहाज से रखेंगे। अगर दिमाग में कुछ चल रहा हो, अगर दिमाग में है ही नहीं कुछ भी, है, फिर जहां पे ज्यादा मेहनत करनी होगी वहां पे कम करेंगे, और जहां पे कम करनी होगी वहां पे बिला वजह ज्यादा मेहनत करते रहेंगे, उसका फायदा ही कोई नहीं होगा। लो बेटा, प्रोफेशनल जजमेंट भी कल हमने पढ़ी थी, याद करें हमने डिस्कस किया था कि 3 चीजें हैं इसके अंदर, नॉलेज, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। इसको इस्तेमाल करते हुए इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना, यानी कि आपके पास पहले से किताब बड़े वाजे कोई चीज नहीं है कि इस सिचुएशन में क्या करना है, लेकिन आपने अपने नॉलेज, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस को इकट्ठा करते हुए आपने इतनी की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली कि अब जो फैसला करने जा रहे हो उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है। तो इसको कहते हैं प्रोफेशनल जजमेंट, यानी कि सादा अल्फाज में, अपने अल्फाज में लिखिएगा चाहे उसकी डेफिनेशन, कि प्रोफेशनल जजमेंट क्या होती है, अपने ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना। इन्फॉर्म्ड डिसीजन क्या का मतलब क्या, कि जिस डिसीजन के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन हो। उसके बाद मेरे बच्चे, ये प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट ये कहाँ पे इस्तेमाल होगी, एक तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं देंगे कि इस सिचुएशन में यही करना है। इसका मतलब वहां, यहाँ इन सिचुएशन के अंदर आप क्या यूज कर रहे होंगे, अपनी अकल है। ये प्रोफेशनल जजमेंट क्या है, आपकी अपनी अकल, और आपकी, आप कहते हैं तू तो बेअकल है? कोई बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और ऑडिट कर रहा हो, कोई आगे उसको कहता है तो बेअकल है, नहीं, उसको नहीं कहेंगे। जो वकील है, जो जज है, उसको कोई कहेगा कानून के लिहाज से तो बेअकल है। हाँ, किसान के मामला के लिहाज से हो सकता है बेअकल हो, क्यों है? या डॉक्टरी के लिहाज से, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टरी के लिहाज से आप बेअकल है, कोई बंदा आपसे मशवरा नहीं मांगेगा, है? अगर उसकी तबीयत खराब हो, है? लेकिन वो किसके पास जाएगा, डॉक्टर, क्यों, आपके पास नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस ही नहीं है। अकल किससे आती है, नॉलेज, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, याद रखोगे। तो ये मेरे मुझे, इसका मतलब क्या हुआ, इन सिचुएशंस के अंदर आपने क्या इस्तेमाल करना है, बोला नॉलेज, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, यानी कि स्टैंडर्ड के अंदर एग्जैक्ट आपके लिए कोई चीज नहीं है, स्टैंडर्ड ने आप पे छोड़ दिया है। हालात के लिहाज, हालात के मुताबिक आप खुद डिसाइड कर लो यहाँ पे क्या करना है। तो खुद सोचे या यहाँ पे क्या करना है, इससे हालात डिफरेंट होंगे, किसी कंपनी के कुछ, किसी कंपनी के कुछ, और हर जगह पे आप क्या कर रहे होंगे, हालात के लिहाज से फैसले कर रहे होंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या लफ्ज बोला गया, यहाँ पे क्या इस्तेमाल करनी है आपने, प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल करनी है। यानी कि ये लफ्ज जो मैं भी आपके सामने बोलने जा रहा हूँ, इनके बारे में स्टैंडर्ड में कहीं कुछ नहीं है। जैसे सबसे पहले मटीरियलिटी, कि किसी भी कंपनी का ऑडिट करने जाए, अपना मटीरियलिटी लेवल 1 लाख रख लें। मटीरियलिटी लेवल का मतलब मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, वैसे जाके चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि मटीरियलिटी लेवल क्या है, कि जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं हम एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि जब मुझे कोई मिसस्टेटमेंट नजर आएगी, कोई गलती नजर आएगी, अगर तो 1 लाख तक की है तो मैं शायद उससे 1 लाख तक की चीजों को इग्नोर कर दूंगा, ये मेरे लिए मटीरियल है। लेकिन अगर 1 लाख से ज्यादा हुई तो मेरे लिए मटीरियल हो, 1 लाख से 1 लाख तक इमटीरियल है। अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, इस तरह आप क्या कर लेते हो, मटीरियल सेट कर लेते, स्टैंडर्ड कहीं नहीं बोला वो। 1 लाख मटेरियल और 2-3 जगह पर वो भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे कि अगर हमने 1 लाख रखा है और एक जगह पे 50,000 की गलती, एक जगह पे 40,000 की, एक जगह पे 30,000, तीनों तो मिला के तो मटेरियल लेवल से ऊपर चला गया है। फिर वहां पे एक जन्म लेती है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को इस्तेमाल करते हुए ऑडिट करेंगे, 2 मटेरियलिटी पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाए ना, है। एक जो हकीकी ऑडिट परफॉर्म करते हैं ना, अब चले, आपने थोड़ा सा सवाल कर लिया, थोड़ा सा हल्का सा बताने लगा हूं, ये हमारी 1 लाख की मटेरियलिटी थी। और जिस तरह बच्चे ने पूछा कि सर वो अगर छोटी छोटी और गलतियां हम ज्यादा मिला के इकट्ठी हो गए, वो उस पर ज्यादा चली जाए, तो हाँ ये तो हो सकता है। ओवरऑल ये जो एक मटेरियलिटी लेवल होता है ये तो ओवरऑल। फिर ऑडिटर को खुद भी पता होता है, यही अकल होती है उसके पास, वो कहता है कि भाई छोटी छोटी गलतियां मिलकर भी तो बड़ी हो सकती है ना। फिर वो क्या करता है, हकीकत में जो ऑडिट परफॉर्म करता है वो एक और मटेरियलिटी लेवल नीचे सेट कर लेता है, मान लो 60,000 का, तो ऑडिट इस मटेरियलिटी लेवल पे परफॉर्म करता है। अगर इससे नीचे जो छोटी छोटी गलतियां हों वो इकट्ठी करें तो हो सकता है, क्योंकि 60,000 की चीजों को आप उन पर गौर कर रहे हो, उनको चेक कर रहे हो अच्छे तरीके से, देखेंगे जब पढ़ाऊंगा उसको, अगर यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां भी हो सकता है वो 60,000 से ऊपर चली जाए, है? जब इसके नीचे भी तो गलतियां होंगी ना इकट्ठी, उनको तो जमा करेंगे।
फिर इसके नीचे जो गलतियां होंगी वो मोस्टली क्या होंगी, हो सकता है वो 60,000 से तो बढ़ जाए, लेकिन हमारा ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल से फिर वो क्या रहती है, वो उससे नीचे ही रहती है। लेकिन फिर उससे ऊपर बढ़ जाए तो हम मटेरियल कहते हैं, गलती मटेरियल भी हो सकती है, हमने ये तो ढूंढना है। मटेरियल मिलेगी, जब मटेरियल मिलेगी तो उसको क्या करना है वो भी हम सीखेंगे, कि मैनेजमेंट को कह के उस चीज़ को एक तो खत्म करवाएंगे पहले कि यार इसको सही करना। अगर मैनेजमेंट सही ना कर रही हो है तो फिर हम 2-4 विद गवर्नेंस को कहते हैं। अगर वो भी ना मान रहे हो तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट के अंदर उसका इफेक्ट डालते हैं। तो हम रिपोर्ट जब पढ़ेंगे तो यही चीजें डिस्कस करेंगे कि अगर कोई स्टेटमेंट मटेरियल हो तो रिपोर्ट के ऊपर क्या असर आता है, याद रखोगे इस बात को। तो इनके जब हम पढ़ेंगे हकीकत में मटेरियलिटी, वो कितनी तरह की पढ़ेंगे, 2 तरह की है, एक तो मटेरियलिटी और एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। जो हकीकत में ऑडिट परफॉर्म किया जाता है वो किसके ऊपर किया जाता है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। ये हमारा, ये तो हमें सोचा था कि ये चलेगा, थोड़ा सा वेट करें इसके लिए। और फिर हमने डिस्कस किया था ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होता है, आपके ऑडिट के बाद भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर लिया है, आपके ऑडिट के बाद अभी भी चांसेस हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड है। याद है हमने डिस्कस किया था, हम रीजनेबल एश्योरेंस दिया करते हैं। आपने मान लो कि 85-90% तक कह दिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, तो ऊपर का वो जो 10-15% हिस्सा पड़ा हुआ था अभी भी, उसको क्या बोलते थे, ऑडिट रिस्क। यानी कि अभी भी चांसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड हो सकती है, चाहे उसके चांसेस कम है, लेकिन हो तो सकती है ना मेरे बच्चे। ये ऑडिट रिस्क ज्यादा रखना है कम रखना है यहाँ पे ऑडिट रिस्क ज्यादा है कम है क्या है, ये सारी आपकी प्रोफेशनल जजमेंट होती है। कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि 10% जो ऑडिट रिस्क ये मुनासिब है, 5% ऑडिट रिस्क बर्दाश्त हो सकता है, 8% ऑडिट रिस्क बर्दाश्त हो सकता है, कहीं नहीं लिखा हुआ। ये आपने खुद मेहनत करके कम से कम करना होता है। ऑडिट रिस्क खतरनाक चीज है, ये बुरी चीज है, इसको हमने क्या रखना होता है, इसको कम से कम करना होता है। ऑडिट रिस्क क्या होता है, इसको कम से कम करना होता है। ऑडिट रिस्क होता क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद भी चांसेस होना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, इन चांसेस को हमने ज्यादा रखना है कम रखना है, कम करना है, कम रखेंगे। तो लेकिन मेरे बच्चे वो कम हुआ है कि नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ, कहां तक पहुंच गया तो कम हो गया है। ये आपकी क्या है, प्रोफेशनल जजमेंट है, आपकी अकल है। उसके बाद मेरे बच्चे किस वक्त कौन से किस हद तक प्रोसीजर लगाने हैं। वो जो 7 प्रोसीजर की हमने बात की थी, देखो 7 प्रोसीजर हैं, एक ही जगह पे सातों लगा दें या उनमें से 2-3 लगाएं, क्या करें। तो किस नेचर का उन 7 में से कौन सा प्रोसीजर लगाऊंगा यहाँ, इसको क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। और किस वक्त लगाऊं है, सुबह शाम 12 बजे, किस वक्त है, और किस हद तक लगाऊं, कितनी एक्सटेंसिव यहाँ पे उस प्रोसीजर को लगाऊंगा। तो इसको मेरे बच्चे, ये भी ऑडिटर की क्या होती है, प्रोफेशनल जजमेंट, उसकी अपनी अकल होती है। यहाँ पे किताबों में नहीं लिखा हुआ ये चीज इतने बजे जाके करो, ये काम इतने बजे तक, ये काम के लिए यही प्रोसीजर इस्तेमाल करो। उसने 7-8 चीजें बता दी हैं आपको, 6-7 प्रोसीजर के, ये यूज करते रहो। और जब आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाएगी, कोई तराजू नहीं है, मैंने आपको बताया, जो ये तोल के बताएगा कि आपने बड़ी सारी एविडेंस इकट्ठी कर ली है, सफिशिएंट हो गई है। सफिशिएंट किसको कहते थे, क्वांटिटी को, और अप्रोप्रिएट किसको कहते थे, क्वालिटी को। तो कहीं पे ना तो क्वालिटी जांचने का यहाँ पे कोई पैमाना है और ना ही उसकी क्वांटिटी को। तो फिर करना क्या है, अकल इस्तेमाल कर रही है। आपकी अकल बताएगी कि मैंने इतनी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठी कर ली है, मेरी अकल के लिहाज से, मेरी प्रोफेशनल जजमेंट के लिहाज से, कि अब मैं क्या कर सकता हूं, ओपिनियन दे सकता हूं। क्योंकि आपने ओपिनियन उस वक्त तक नहीं देनी जब तक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठी नहीं करनी। ये शुरू में यही तो पढ़ते आ रहे हो कि ऑडिटर का ओवरऑल मकसद ही क्या है। आइजा दोस्तों बता रहे ना आपको कि उसने क्या ओपिनियन देनी है, और ओपिनियन किस बेस पे देगा, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की बेस पे। तो बेटा उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट इन अप्लाइंग अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। भाई ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमने अप्लाई किया है, ये वाकई ही मुनासिब भी है कि नहीं, यही अप्लाई होता था कि नहीं है? और उसमें मेरे बच्चे देखो वैल्यू, और जब वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया जा रहा होता है, तो ये भी तो एक जजमेंट ही है ना। और उसमें बड़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिस बड़ी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त जजमेंट वैसे ही इस्तेमाल होती है, प्रोविजंस हैं। उसके अलावा अगर आपको याद हो, उसमें हम रिवैल्यूएशंस करते हैं, एसेट्स की लाइफ होती हैं, ये सारी जजमेंट्स ही होती है ना मैनेजमेंट की। अब वो जजमेंट सही है कि नहीं हमें क्या पता, जजमेंट के ऊपर हम भी तो जजमेंट ही कर रहे होंगे ना। तो मतलब हमने क्या स्टैंडर्ड है, कहीं कुछ नहीं बोला हुआ, आप भी अपनी अकल इस्तेमाल करें कि मैनेजमेंट यहाँ पे सही बोल रही है गलत। और ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, जब आप एविडेंस ऑब्टेन कर लेंगे उसकी बेस पे आप मुझे किस तरह की यहाँ पे ओपिनियन देनी चाहिए, फेवरेबल देनी चाहिए, अनफेवरेबल देनी चाहिए, क्वालिफाइड हो, अनक्वालिफाइड हो। ये अल्फाज प्रोफेशनल यानी कि ये हैं टेक्निकल वर्ड हैं कि क्वालिफाइड ओपिनियन देनी है या अनक्वालिफाइड ओपिनियन देनी है। क्वालिफाइड होती है कि यहाँ पे मैंने कहना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शायद सही नहीं है, अनक्वालिफाइड क्या है, ये सही है। तो मतलब इस तरह की उसको, ये भी क्या है, ये भी आपकी अपनी प्रोफेशनल जजमेंट, आपको पता है ना एविडेंस कैसी है, आपको पता होगा कंक्लूजन क्या है, आप अपनी अकल इस्तेमाल करें। याद रखो इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें आपने आगे पढ़नी है। लो बेटा, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट फिलहाल मैंने आपको बता दिया था।
इसका मतलब क्या है? सफिशिएंट किसको कहते हैं? क्वांटिटी को। और अप्रोप्रिएट किसको कहते हैं? क्वालिटी को। रेलिवेंट और लायबल, और आगे जाके हम पढ़ेंगे ये सारा। कब ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट होती है, कब ऑडिट एविडेंस रिलायबल होती है, ये सारी चीजें आपने आगे जाके डिटेल में पढ़नी है। ये ना सोचिएगा पता नहीं ये बातें हमने पढ़ ली, सर ने शायद इसको बताया नहीं। मेरे बच्चे, अगर मैंने यहीं पे सारा कुछ बता दिया तो ऑडिट यहीं से शुरू होगी, यहीं पे खत्म हो जाएगी। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि ये आई कैप की किताब को फॉलो करना और मुनासिब है। जब ये किताब पढ़ लेते हो ना, यकीन कर लो कि मैं लास्ट अभी एक बच्चे का बड़ा जज्बाती किस्म का मैसेज, जब वो पेपर दे के आया, उसने कहा कि सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आई कैप की किताब से हटने नहीं दिया। क्योंकि हमारे तो बच्चे तो कह रहे होते हैं इधर उधर से, यार ये औखी किताब है, कोई और किताब इस्तेमाल कर लो। लेकिन उसने कहा कि सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आई कैप की किताब पर ही रखा, और उसका हमें फायदा हो गया। भाई फायदा सबसे बड़ा तो 20-25 नंबर है ना। शायद मैं भी कोशिश करता कि आपको नोट्स नोट्स ही दे देता, काम चला लेता, तो आसानी से हो जाना था। लेकिन मसला ये है कि उसमें वो जो किताब के वर्डिंग उठा के वो सवाल बनाएगा, तो मैं नोट्स की शक्ल में तो सारी चीज़ें चेंज कर देता हूँ। अब वो जो मैंने नोट्स दिए हैं आपको, उसमें ये सारे अल्फाज थोड़ी हैं, वो तो अभी समरी है। इंतहाई जो है पेज उसके 9-10 ही नजर आएंगे, लेकिन वो देखो है भी तो आधे पेज से भी कम ही है ना, छोटे छोटे पॉइंट। ये तो सारी किताब भरी पड़ी है 12-13 पेजेस, लेकिन वो छोटे छोटे पॉइंट है बस। अब जब आज चैप्टर खत्म हो जाएगा उसको तो देखिएगा, आपको सुकून महसूस होगा अगर ये चीज़ें समझी होंगी। और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब आप मेहनत करके सुबह सुबह पहुंच रहे हो, आप चीज़ों को समझ भी रहे हो। तो इस तरह किताब के थे, शर्म कर रहे, बेशर्मो, अल्लाह के बंदो, कल क्या सूट बूट पहना हुआ था, है? अपने ऊपर थोड़ी सी कम तवज्जो दे दो इन दिनों के अंदर, पढ़ लो, बंदा बना, रिजल्ट आ जाए। इन्नमल मालू बिन्नियात है। ये दूर की सोच के बैठा हुआ है, आगे तो नई स्कीम आ जानी है, फिर ये हो जाना, तो उसका फायदा क्या होना है, मैं क्यों वो करूँ। सोच भी सही रहा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ले बेटा, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। याद है शुरू के अंदर हमने डिस्कस किया था कि 3 तरह की इंश्योरेंस होती है, वैसे ही एब्सोल्यूट, रीजनेबल और लिमिटेड। और फिर हमने डिस्कस किया था एब्सोल्यूट पॉसिबल नहीं है। और एब्सोल्यूट पॉसिबल क्यों नहीं थी, वहां पे एक जिक्र किया जाता था कि ऑडिट के अंदर कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। और इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती हैं? ऐसी लिमिटेशन जो किसी चीज के होने से हो, यानी कोई चीज है तो ये भी है, आप इनको खत्म ही नहीं कर सकते। आप कोशिश कर लो, आप किसी हद तक जा तो सकते हो, है उसको शायद तो किसी हद तक, ये नहीं कि आप इनको एलिमिनेट कर दो। ये मेरे बच्चे वो कमियां हैं जो हमेशा उस चीज में रहेंगी। इसको कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन। इनको जिसको कहते हैं ना, अल्लाह माफ करे, बाप का कुछ बीमारियां होती हैं, उनका इलाज हो जाता है, कुछ पैदाइशी तौर पे मामला होते हैं खराब, हैं, तो उसको कहते हैं ये मुश्किल है। इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, यानी कि इस चीज़ का, और बाप का बाद में भी कुछ इस तरह के मामला हो जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था हमारा बीमार होना, ये इनहेरेंट लिमिटेशन है। कोई बंदा ऐसा वो कह दे कि ये ऐसी दवाई बना दी, ये कभी कोई बंदा बीमार ही नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा जिंदगी का निज़ाम ही ऐसा है। तो बथेरे दुनिया के ताकतवर तरीन लोग हैं, वो खलाओं को तस्कीर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं बना पा रहे कि वो अपने आप को हमेशा जिंदा रख सकें या अपनी जिंदगी को और बहुत ज्यादा, एक हद से ज्यादा अपनी जिंदगी को तवाल दे दें। ये इनहेरेंट लिमिटेशंस है, ये कुदरत ने जिस तरह बनाया ये है यहाँ पे। यानी कि ये कुछ चीजें किसी चीज के होने के साथ वैसे ही जुड़ी हों, उसको क्या बोलते हैं? इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो इनहेरेंट लिमिटेशन की वैसे ही समझने के लिए है, इसको याद नहीं करना, वैसे ही आपको थोड़ा सा। और वैसे भी मैंने जब आपको नोट्स दिए हैं, उसके अंदर कोई 5-5 7-7 मैंने एक्स्ट्रा दी, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। और ये वाली सारी बिल्कुल सही है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा कौन कौन सी इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं, कौन सी चीज है जो हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस से रोकती है? इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है? वो चीज जो हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस देने से रोकती है वो क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। कौन कौन सी? एग्जामिनेशन ऑन प्रिपेयर्ड अकाउंट्स, पहले तो भैया वो अकाउंट्स पहले से प्रिपेयर, ये वैसे ही है जनरल, ये मैं बिला वजह आपको समझा रहा हूँ, हम किताब वाली पढ़ेंगे, वैसे ही मैं बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा माइंड ओपन हो, ये माइंड ओपन करने के लिए है। प्रिपेयर्ड एग्जामिनेशन ऑन प्रिपेयर्ड अकाउंट्स, अकाउंट्स पहले से प्रिपेयर्ड है, उसमें जजमेंट से इस्तेमाल हुई, सारा को हमने नहीं प्रिपेयर किया है, कि हम अपनी ही बनाई हुई चीज को हम खुद चेक कर रहे हैं और फिर उसको दोबारा तसल्ली कर रहे हैं कि इसमें कुछ गलत तो नहीं। आखिर बनाया किसी और ने है, चेक कोई और कर रहा है, बनाने वाले का माइंड कुछ और होगा, चेक करने वाले का माइंड कुछ और हो सकता है। तो इसलिए मेरे बच्चे एक तो वैसे ही इस, ये भी एक वजह है, हालांकि ये कोई उस तरह की नहीं, हमारे इसमें नहीं डिस्कस करेगा इस तरह की बात। कहते हैं नॉट एक्सेस टू फुल इन्फॉर्मेशन, और बात का तो ऑडिटर को बेचारे को जो मर्जी कर ले, अगला बंदा इन्फॉर्मेशन ही पूरी नहीं देता। अब देखो ना, पीछे हम डिस्कस करके थे ऑडिटर के राइट्स, जो मैनेजमेंट की ड्यूटीज भी थी, कि उन्होंने क्या करना है, हर बंदे तक एक्सेस,
हर डॉक्यूमेंट तक एक्सेस, और जिस जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा हो वो मैनेजमेंट ने देनी है। अब मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन मांग रहा हो, मैनेजमेंट हो सकता है सारी इन्फॉर्मेशन ना बता, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो पुलिस वाले हैं इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, वो पूछते हैं उनसे, वो सारी इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं हो। बड़ी कोशिश करते हैं, डंडा डंडा भी पूरा उसको चलाते हैं कि कोई शायद सारी बातें उगल दे, कुछ ना कुछ तो छुपा ही लेते हैं वो। तो इसलिए मेरे से एक तो नॉट एक्सेस टू फुल इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर को 100% इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक्सेस नहीं होती। उसके बाद डिफरेंट फ्रॉम एन इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन उस तरह की नहीं है जिस तरह पुलिस वगैरह में होती है, ये एक प्रोफेशनल तरीके से एक चीज़ों को एग्जामिन किया जा रहा हो, ये उस तरह की इन्वेस्टिगेशन है पकड़ दकड़ और ये वो सारा कुछ, और जो नहीं बता रहा उसको लटका दो, ऐसा तो आपने यहाँ पे कुछ करना ही नहीं, किसी को गाली तक नहीं देनी, किसी को बुरा तक नहीं कहना, किसी को मान लो कि आपने गुस्से भी नहीं होना, आगे जाके पढ़ेंगे उसमें होगा ना वो, आप बचपन बल्कि आई के अंदर भी पढ़ गए प्रोफेशनल बिहेवियर वाला मामला, अगर आपको याद हो, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो बीइंग ऑडिटर आपने फॉलो करने हैं। तो उसमें एक क्या आता है, प्रोफेशनल बिहेवियर, भाई बिहेवियर आपने प्रोफेशनल रखना है। तो इसलिए मेरे बच्चे जाहिर बात है इन्वेस्टिगेशन तो कर नहीं रहे आप। और उसके बाद फॉल्टी और इनएडुकेट एक्सटर्नल एविडेंस, अच्छा यहाँ पे ना हम अक्सर एक्सटर्नल एविडेंस भी इकट्ठी किया करेंगे, किसी एक्सपर्ट से मांग लिया है कोई, हमने खास तौर पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगा करेंगे, उसका नाम क्या होगा बोला, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। हम मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, मैनेजमेंट भी हमें रिप्रेजेंटेशन देती है, चीजें लिख लिख कर हमें इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। बाहर के लोगों से हम क्या लेते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बाहर के लोगों से कंफर्मेशन मांगते हैं। और बाहर के लोग भी हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था, डेटर जो नजर आ रहे होते हैं हम उनको पूछते हैं, डेटर को खत भेजते हैं, सर बताएं आपने इतने पैसे देने हैं। इसी तरह यहाँ पे पेबल भी नजर आते हैं कंपनी की अकाउंट्स के अंदर, पेबल्स को भेजते हैं, सर आपने कंपनी से इतने लेने हैं। तो इस तरह बात का हमें क्या मिलती है, बाहर से भी खबर गलत ही मिलती है। इसी तरह मेरे बच्चे एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में भी जजमेंट इस्तेमाल होती हैं, और फिर उन जजमेंट्स को चेक करने के लिए ऑडिटर भी क्या इस्तेमाल करता है, जजमेंट। और जजमेंट्स कभी भी 100% सही नहीं होती। तो यही सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जजमेंट्स की बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं, कुछ उसमें है प्रोविजंस, कंटीजेंसी सारा कुछ होता है, ये प्रोविजन कंटीजेंसी सारा क्या जजमेंट ही है ना। उसके बाद मेरे अकाउंट्स इन्वॉल्व एस्टिमेट्स, वही बात जो अभी हमने डिस्कस किया, ऑडिटर नॉट एन एक्सपर्ट है, ऑडिटर नॉट एन एक्सपर्ट, यानी कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहा है कि हर चीज को चेक करने की सलाहियत नहीं रखता। बाद में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं उसके अंदर, इसको बेचारे को बाहर से भी लोगों को एक्सपर्ट को हायर करके उनकी भी मदद लेनी पड़ती है, लेकिन वो मना कर दिया जाता है। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के मामले में कभी भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का जहां पे नॉलेज रिक्वायर्ड हो उसमें आपको एक्सपर्ट हायर करने की इजाजत नहीं होती। हाँ, जहां पे किसी इंजीनियर का, कहीं पे किसी वकील का है, कहीं किसी एक्चुअरीज का, कहीं पे किसी वैल्यूएशन करने वाली कंपनीज होती है, इसकी मदद लेनी पड़ सकती है। उसके बाद डिपेंडेंस ऑन इनसाइड इन्फॉर्मेशन, सारी बात है जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी मोस्टली हमने डिपेंड तो करना है ना, हमने ये थोड़ी करना है कि भाई हम मान ही नहीं रहे किसी भी बात को, किसी हद तक तो हमें मानना पड़ता है कुछ चीज़ों को। और इनकंक्लूसिव ऑफ एविडेंस, ये भी हम पढ़ेंगे, ऑडिटर की एविडेंस परसुएसिव होती है, कंक्लूसिव नहीं होती। यानी कि जब एविडेंस ऑडिटर इकट्ठी कर लेता है ना, वो ऑडिटर एविडेंस की बेस पे जब रिजल्ट अपना देने जा रहा होता है कंक्लूजन, वो उस एविडेंस से क्या हुआ होता है, परसुएड हुआ होता है, कायल हुआ होता है। लेकिन ये नहीं कि उसकी कंक्लूसिव एविडेंस होती है, कि ये कंक्लूसिव एविडेंस क्या होती है, हतमी एविडेंस, 100% सही। ऑडिटर जो एविडेंस इकट्ठी करता है वो हतमी नहीं होती, परसुएसिव होती, मतलब कायल हुआ होता है ऑडिटर भी अपनी ऑडिट एविडेंस से। हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि एविडेंस जो मैंने भी इकट्ठी की ये 100% सही। उसके बाद लिमिटेड टाइम, इतना टाइम नहीं होता कि क्योंकि ऑडिटर जब ऑडिट स्टार्ट कब होता है, मेनली फाइनल, आज हम पढ़ेंगे दो तरह का ऑडिट, इंटरिम और फाइनल। मेन तो फाइनल है, जो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल के एंड होने के बाद बनती है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें एजीएम होनी होती है, एजीएम से 21 दिन पहले तो नोटिस चला जाता है, उस नोटिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगी होती है, उसके साथ ऑडिटर डायरेक्टर्स की रिपोर्ट लगी होती है। मतलब हमें बड़ा मुनासिब सा टाइम मिलता है, अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह में टाइम ले, बड़ा जरा देखिएगा, पढ़ते जाए किताब वाली बातें। अकाउंटिंग एस्टिमेट इस्तेमाल होते हैं किसमें बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से एस्टिमेट इस्तेमाल होते हैं, जितनी प्रोविजंस हैं एस्टिमेट ही होते हैं, यूजफुल लाइफ है एसेट्स की एस्टिमेट्स ही होते हैं, जो कंटीजेंसीज हैं एस्टिमेट्स ही होते हैं मेरे बच्चे, इसी तरह डेफर्ड टैक्स और फलाने फलाने ये सारे क्या हैं, एस्टिमेट्स ही हैं। तो ये जो एस्टिमेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में इस्तेमाल हुए हैं, क्या हम उन एस्टिमेट्स को 100% कह सकते हैं ये सही है गलत है, नहीं। एस्टिमेट उन्होंने भी अंदाजे लगाया, हमने फिर अंदाजा ही लगाना कि मैनेजमेंट का अंदाजा सही है कि नहीं, हमारा भी अंदाजा ही होगा, जिसको अभी हमने डिस्कस किया, प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल करनी है, मैनेजमेंट की भी जजमेंट्स, और फिर आपने भी क्या करना है, प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल करनी है कि मैनेजमेंट की जजमेंट सही है कि नहीं। एक तो ये मेरे बच्चे इनहेरेंट लिमिटेशन है कि अंदाजों की बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं, एस्टिमेट्स की बेस पे, एस्टिमेट सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, याद रखोगे इस बात। उसके बाद कहते हैं कि मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड आइदर इंटेंशनली अनइंटेंशनली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन कि मैनेजमेंट बात का जानबूझ के आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, और बात का अनइंटेंशनली वो शायद सारी इन्फॉर्मेशन आपको, क्योंकि आप किसी की प्रोवाइड करता इन्फॉर्मेशन पे रिलाई कर रहे हो ऑडिटर के तौर पे।
अगर उस बंदे ने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी ना, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं यहाँ पे एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस इकट्ठी कर ली, मैंने सारी एविडेंस मैंने इकट्ठी कर ली? पॉसिबल ही नहीं। तो एक तो मेरे से, उसके बाद फ्रॉड होते हैं मेरे से मैनेजमेंट यहाँ पे कंपनी के अंदर जब ऑडिट कर रहे होते हैं, और फ्रॉड होते हैं क्लूसिव कोशिश के साथ, यानी कि मिलके। और जो मिलकर फ्रॉड होते हैं मेरे बच्चे, उनको ऐसे छपाया जाता है कि किसी को मिले ही ना, ढूंढ ही ना सके कोई। एक तो होता है ना कि एक बंदा फ्रॉड कर रहा है तो शायद बाकी ढूंढेंगे। यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर इतनी ज्यादा करप्शन और इतने ज्यादा ये सारे मामला हैं, उसमें होता क्या है कि वो आप उसको पकड़ ही नहीं सकते, उस नेटवर्क को। क्यों नहीं पकड़ सकते? नीचे से लेकर ऊपर तक सब खाते हैं। जब सब खाते हैं उसको छुपाते भी हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अगर आप किसी निचले बंदे के पास उसके खिलाफ शिकायत लगाएंगे, उसके ऊपर वाले लगाएंगे ना, उसको भी हिस्सा जाता। उससे ऊपर जाएंगे उसको भी हिस्सा जाता। उससे ऊपर जाएंगे उसको भी हिस्सा जाता। बाद में जाएंगे माशाल्लाह सदर वजीरा तो तब चले जाएं, हैं, तो सब तक ही हिस्सा जाता। रौड़ा ही मुक्का, क्या कर लेंगे आप लोग। और उसके बाद जाता है मेरे बच्चे टाइम एंड कॉस्ट। ऑडिटर के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, बड़ा मुनासिब सा टाइम होता है जिसमें उसने ऑडिट कंप्लीट करना होता। आपको लग रहा था साल के लिए अपॉइंट हुआ, लेकिन अभी देखेंगे ना कि उसमें होता क्या है। हमने ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करना है, और फिर कितने के टाइम तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं और कितना थोड़ा टाइम मिलता है हमें उनको चेक करने के लिए। और उसके बाद कॉस्ट, अन्य वहाँ पैसा नहीं होता है। वो कंपनी की भी एक पसली होती है जिसमें हमें वो पैसा दे सकती है चेक करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो और मेरे बच्चे उस कॉस्ट में हम ये नहीं कर सकते कि 100% चीजें चेक कर रहे हैं। इतना ना टाइम होता है, ना ही कॉस्ट लगा सकती है कंपनी, क्योंकि कॉस्ट लगाएगी हमें पूरी इतनी सारी खलकत लेके जानी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए, ताकि सब कुछ चीजें चेक करने की कोशिश करें। हैं? और इतने लोगों की जो फीस बनेगी वहां पे, सबके आर्ली रेट लगा लगा के वहां पे क्लाइंट को फीस पे करनी पड़ेगी, तो इतनी कॉस्ट वो बर्दाश्त नहीं करता। हो सकता है उतना तो बेचारे का टोटल रेवेन्यू ना हो, जितना फिर ऑडिटर को दे दे। तो ये भी मेरे अच्छे दिक्कत है, ये आपने याद करनी है जो किताब में दे रखे हैं। इसके अलावा कोई 5-6 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी आपके नोट्स के अंदर, उसको भी आप देख लीजिएगा, उनमें से जो मर्जी याद कर लीजिएगा। ये सारी की सारी क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ही हैं। ये कोई कोई ये नहीं कि ये मीन्स नहीं है, ये इंक्लूड। ले बेटा, स्कोप ऑफ इंटरम और फाइनल ऑडिट। इंटरम और फाइनल ऑडिट का क्या स्कोप होता है, यानी कि स्कोप का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम करते क्या है। जैसे होता है ना स्कोप ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट का स्कोप क्या है, उसमें किस तरह हम ऑडिट करते हैं। स्कोप ऑफ इंटरम ऑडिट क्या है, फाइनल। अच्छा, ऑडिट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक इंटरम ऑडिट में और एक फाइनल ऑडिट में। अभी इसमें देखते हैं इंटरम ऑडिट, फाइनल ऑडिट। लेकिन उसने पहले ना आपको इंटरम और फाइनल ऑडिट बताने से पहले थोड़ा सा आपको कोई स्कोप ऑफ ओवरऑल ऑडिट बताने की भी कोशिश की है। तो बेटा अगर हम देखें जरा थोड़ा सा समझिएगा। हमने याद है शुरू के अंदर भी सिस्टम की बात की थी कि सिस्टम कैसे काम करता है। बोला सिस्टम का कोई ना कोई इनपुट होता है, और वो मेरे बच्चे इनपुट जाता है उसकी प्रोसेसिंग में, और प्रोसेसिंग के बाद कोई ना कोई हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। सेम मेरे बच्चे, मैंने आपको एक चीज समझाने की कोशिश की थी, ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम की तरह काम कर रही होती है। ऑर्गेनाइजेशन में भी इंफॉर्मेशन का इनपुट होता है, और फिर मेरे बच्चे उसकी प्रोसेसिंग होती है, और वो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जा रही होती है। और ये शुरुआत कहाँ से होती है, अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था टीपीएस से, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। और फिर मेरे बच्चे आगे जाके उसके हमारे जो मजीद हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हों, तो वहां पे जाके प्रोसेसिंग होती है उसकी, जहां पर भी ट्रांजेक्शन्स की। और फिर हमें क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बाकी रिपोर्ट्स की शक्ल में। खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होती, और भी रिपोर्ट्स वो सिस्टम जनरेट करके देते हैं। अब मेरे बच्चे, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ये ट्रांजेक्शन सही रिकॉर्ड हो, इसके लिए हमने क्या किया होता है, हमने कुछ कंट्रोल लगाए होते हैं। मैनेजमेंट कम, ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने, ये किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं होती। ऑडिटर का काम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है ही नहीं, जिसने बनाना है सबसे पहले तो उसके ऊपर जिम्मेदारी है। आईएफआरएस और हमारे जो लोकल लॉस हैं वो उसको कहते हैं कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी बनानी है, बिल्कुल सही बनानी है। और वो अपनी कोशिश करते हैं पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाने के लिए, जिस तरह की भी कोशिश होती है। बाद का तो वो गलत भी वो करते हैं, वो जानबूझ के भी अनजाने में भी। तो मेरे बच्चे, उनकी तो कोशिश यही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तभी बनेगी जब मेरे बच्चे यहाँ पे कंट्रोल्स लगाए गए। इसलिए मेरे बच्चे याद रखिएगा, जब हम ऑडिट करने जाते हैं ना किसी कंपनी का, हम ये नहीं कि जाके सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखना शुरू कर देते हैं, हम उनके कंट्रोल्स को भी चेक करते हैं। हमें लग रहा होता है कि, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी, आज का जो ऑडिट है वो होता है रिस्क बेस्ड। रिस्क बेस्ड क्या है, अगर रिस्क ज्यादा है तो यहाँ पे गलतियां ज्यादा होंगी, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, ऑडिटर ये सोच रहा होता है। अगर यहाँ पे मान लो कि रिस्क कम है किसी एरिया के अंदर गलतियों का, तो मेरे बच्चे वहां पे मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो काम जरा जल्दी हो जाएगा। तो ऑडिटर क्या करता है, ये सारा ऑडिट किस बेस पे परफॉर्म करता है, रिस्क बेस पे। पहले रिस्क भी चेक करेगा, इंटरनल कंट्रोल्स को भी देखेगा। तो ये मेरे बच्चे इन चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रखिए, आप जरा पढ़िएगा। वो अभी इंटरनल और फाइनल ऑडिट बाद में बता रहा है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा किसके बारे में बता रहा है, स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में। स्टेटरी ऑडिट का स्कोप क्या है, और ये सारी चीजें आपने कहाँ पे पढ़नी है, जाके रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट में स्कोप ऑफ ऑडिट बता रहा होता है, ताकि लोगों को बताए कि मैं एक्चुअली करता क्या हूं। ऑडिटर क्या देखे अल्फाज क्या ऊपर कहता है, स्कोप ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट एज डिस्क्राइब्ड इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट्स।
यानी कि जब इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा उसके अंदर ये अपना स्कोप ऑफ ऑडिट भी बताना होता है कि स्कोप ऑफ ऑडिट होता क्या है। अच्छा, यहाँ पे आपको देखना इंतहाई बेसिक बातें बताएगा लोगों को। क्या बता रहा है? एन ऑडिट इन्वॉल्व परफॉर्मिंग प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। लोगों को पहले पता ही नहीं ऑडिट होता क्या है, वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ऑडिट क्या होता है। बोला यहाँ पे हम क्या करता हूँ, स्कोप बता रहा हूँ मैं करता क्या हूँ, कौन कौन सी चीजें मेरे दायरा इख्तियार में होती हैं बीइंग ऑडिटर। तो क्या है, कहता है कि ऑडिटर इन्वॉल्व परफॉर्मिंग प्रोसीजर। मैं ऐसा बंदा हूं जो आता हूं यहाँ पे कंपनी के अंदर और प्रोसीजर परफॉर्म करता हूं। और प्रोसीजर क्यों परफॉर्म कर रहा हूं? क्या इकट्ठी कर सकूं? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सामने आई हैं इनके अंदर जो अमाउंट्स और डिस्क्लोजर दिए गए हैं, तो उनके देखो दो ही तो चीजें हैं अगर देखा जाए, या तो अमाउंट्स या डिस्क्लोजर। बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट्स, कैश फ्लो के अंदर अमाउंट्स, चेंजेस इन इक्विटी के अंदर अमाउंट्स, पीएनएल के अंदर अमाउंट्स, और उसके बाद डिस्क्लोजर। इसे उसने दोनों की चीजों को कवर करने के खाला लफ्ज क्या लिख दिया, अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स, कि भाई जितनी अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स हैं वो मैं चेक करने आया हूं यहाँ पे। और उसके बाद द प्रोसीजर सिलेक्टेड डिपेंड ऑन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। ये प्रोसीजर जो मैंने लगाए थे ये मेरी अपनी अकल थी, मैंने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल करते हुए प्रोसीजर लगाए थे। और यही तो बताया था नेचर टाइमिंग में स्ट्रेंथ ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लगाते हुए आपने क्या यूज करनी है, प्रोफेशनल जजमेंट, और इंक्लूडिंग द असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और ये प्रोसीजर मैंने अपनी अकल के लिहाज से लगाए थे, लेकिन अकल को इस्तेमाल करते हुए मैंने साथ किस चीज को देखा था, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को भी देखा था कि यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा था तो मैंने ज्यादा मेहनत की थी, ज्यादा प्रोसीजर लगाए थे, और अगर कम थी तो मैंने शायद प्रोसीजर भी कम लगाए अपनी अकल के लिहाज से। ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, यानी कि वो जो फ्रॉड और एरर की वजह से यहाँ पे मुझे रिस्क नजर आ रहा था कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है कि नहीं। अगर वो ज्यादा नजर आया तो मैंने ज्यादा मेहनत की, अगर कम जहां पे नजर आया वहां पे मैंने कम मेहनत की। ये क्या पढ़ रहे बना, स्कोप ऑफ ऑडिट। कोई बंदा आपसे पूछे स्टैट्यूटरी ऑडिट का स्कोप बताओ, तो मेरे चाहिए यहाँ पे इस तरह बता रहे होंगे कि ये क्या है, ऑडिट क्या इन्वॉल्व करता है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, और ये क्या परफॉर्म करता है प्रोसीजर, किस मकसद के लिए, ऑडिट एविडेंस इकट्ठी करने के लिए। तो ये सारी बात। उसके बाद इन मेकिंग दोज रिस्क असेसमेंट, ये जो मैंने रिस्क असेसमेंट की थी, कहते द ऑडिटर कंसीडर इंटरनल कंट्रोल रेलिवेंट टू द एंटिटीज प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता ये जो मैंने रिस्क असेसमेंट की थी, इस रिस्क असेसमेंट में शामिल क्या था? कहता मैंने सिर्फ उन रिस्क को देखा जो इफेक्ट कर सकते थे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, यानी कि जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक जा सकता था, मैंने सिर्फ उन्हीं रिस्क को देखा, उन्हीं रिस्क को फोकस किया जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से कोई लेना देना नहीं था। कुछ गलत भी हो रहा होगा कंपनी के अंदर, लेकिन उसका इफेक्ट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं जा रहा था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने आया था। और जो रिस्क, जो ऐसी यहाँ पे कमियां थी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर सकती थी, मैंने उन्हीं को देखा, उन्हीं पे फोकस किया इन ऑर्डर टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर। और ये रिस्क में क्यों चेक कर रहा था? ताकि मैं प्रोसीजर उस लिहाज से डिजाइन करूं, ज्यादा रिस्क प्रोसीजर भी कम, कम रिस्क सॉरी ज्यादा रिस्क प्रोसीजर ज्यादा, कम रिस्क प्रोसीजर भी कम, दैट एन अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस, यानी कि हालात के मुताबिक। हालात क्या थे यहाँ पे, रिस्क के लिहाज से हालात क्या बता रहे हैं, रिस्क ज्यादा है या कम है, उसके लिहाज से मैंने प्रोसीजर डिजाइन किए थे, बट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। कह रहे देखो मैंने जाके एंटिटीज के इंटरनल कंट्रोल्स को भी चेक किया था, लेकिन इंटरनल कंट्रोल को मैं क्यों चेक कर रहा था, रिस्क असेसमेंट के लिए, इंटरनल कंट्रोल सही है या गलत है। अगर सही हुए तो मुझे इतना मेहनत कम करनी पड़नी थी, अगर इंटरनल कंट्रोल इनके वीक होते मैंने ज्यादा मेहनत करनी पड़नी थी। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखो, मैंने अभी आपको बताया, अज्यूम कर लो ये हैं सारे इंटरनल कंट्रोल लगे हुए, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुई है, ये ट्रांजेक्शन मेरे बच्चे डिफरेंट तरह की उससे होती होती, ये एट द एंड किससे जानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। अगर ये इंटरनल कंट्रोल ही वीक है, यहाँ से गुजर के जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गिरने वाली जो अमाउंट्स होंगी वो भी क्या होंगी, गलती होंगी। इसलिए ऑडिटर क्या करता है, इन इंटरनल कंट्रोल्स को भी चेक करता है, याद रखो। एन ऑडिट आल्सो इंक्लूड्स, फिर वो अगली बात बता रहा है ऑडिटर, कहता है इसमें क्या अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज, कहता है इवैल्यूएटिंग, मैं ये भी कहता है ऑडिटर का ये भी इवैल्यूएट करता है वो, कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह इन्होंने यूज की वो मुनासिब थी भी कि नहीं। अकाउंटिंग पॉलिसीज भी तो डिस्क्लोज करनी होती है ना, याद है डिस्क्लोजर्स के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी भी बताई जाती है, जो चीज डिस्क्लोज की गई वो सारी चेक करनी है। एंड द रीजनेबल अकाउंटिंग एस्टिमेट, और जो इन्होंने एस्टिमेट लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त वो भी मुनासिब थे कि नहीं, ये भी मैंने चेक किया है भाई मैंने, एज वेल एज इवैल्यूएटिंग द ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ द। और फिर मैंने ये भी देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे प्रेजेंट होनी चाहिए थी वैसे इन्होंने प्रेजेंट की है कि नहीं, तो चीज जहां पे होनी चाहिए थी दिखानी थी वहां पे दिखाई है कि नहीं। ये मेरे बच्चे क्या बता रहा है, वो आपको ऑडिट का स्कोप बता रहा है, अभी इंटरम और फाइनल ऑडिट का नहीं बता रहा, अभी जस्ट उसने क्या बताया आपको, स्कोप ऑफ ऑडिट, कि एक्चुअली ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा होता करता क्या है। अगर ये देखना हो तो मेरे बच्चे ये बेहतरीन 3 चीजें हैं जो स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर आपको सारी टोटल, जिसको कहते हैं समंदर को कूजे में बंद कर देना,
कि उसने वो कर दिया आपको कि बता दिया कि ऑडिटर ओवरऑल करता क्या है। याद रखोगे मेरे बच्चे, यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिट में ऑडिटर करता क्या है, ये वो चीजें हैं जो करता है। ले बेटा, और ये इसका जिक्र वो अपनी रिपोर्ट में भी करता है कि मैं ये करता हूँ। तो खैर जब रिपोर्ट पढ़ेंगे फिर देखेंगे। तो बेटा ऑडिट फील्ड वर्क इज टिपिकली परफॉर्म्ड इन टू फेजेस, यानी कि दो हिस्सों में हम क्या करते हैं, ऑडिट परफॉर्म करते हैं। एक होगा इंटरम ऑडिट और एक होगा फाइनल ऑडिट। क्या इंटरम का लफ्ज पहले भी आपने सुना है? अच्छा एक चीज देखिएगा, जो चीज साल के दौरान हो रही हो उसको इंटरम बोलते हैं, या साल ना बोले चाहे इसको मुद्दत बोल लें। जो चीज किसी मुद्दत के दौरान हो रही हो उसको इंटरम कहते हैं, और जो मुद्दत पूरी होने पे हो रही हो उसको फाइनल कहते हैं। चाहे इंटरम इलेक्शन, अभी जैसे हमारे मुल्क में इंटरम इलेक्शन होना, आंसर तो यही है। नहीं तो हालात तो बदतर से बदतर होते जाएंगे हैं, क्योंकि जो जितने मर्जी ये मुल्क के हालात मुआशी तौर पे बेहतर कर लें, लोगों को इन पे वैसे ही इनकी शक्लें ही पसंद नहीं आती। तो एट द एंड इनको क्या करना पड़ना है, इस नफरत को थोड़ा बहुत कम करने के लिए है, तो इसको इनको इंटरम इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और इंटरम इलेक्शन का मतलब क्या लफ्ज बोला जाता है, क्यों बोला जाता है इंटरम इलेक्शन? मुद्दत पूरी होने से पहले इलेक्शन होते हैं। याद है बचपन में जब आपने सीलो पढ़ा था, और वहां पे एक इंटरम वो था, डिविडेंड था। इंटरम डिविडेंड को इंटरम डिविडेंड क्यों बोलते थे? क्योंकि वो साल के दौरान कहीं पे दिया जा रहा था, मुद्दत के दौरान दिया जा रहा था, तो जबकि डिविडेंड वैसे मोस्टली कहाँ से, फाइनल में दिया जाता। इसलिए मुझे इंटरम का लफ्ज ही क्या है, जो दौरान मुद्दत कोई चीज की जा रही हो। तो यहाँ पे जो ऑडिट है वो दो हिस्सों में। अब जरा पहले जरा ऑडिट की तरफ, इसकी तरफ आने से पहले जरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ ले बेटा। अज्यूम कर लो एक कंपनी है, उसका फाइनेंशियल ईयर बताएं कब एंड करना, कोई तारीख बता दें। 31? तो ये तो आम से कैलेंडर ईयर ही है, 30 जून कर लो भाई। 30 जून को एक कंपनी का 2024, यहाँ पे इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था। मुझे बताएं जब इसका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, इसके कितने दिनों के अंदर इसने एजीएम करनी होती थी? 120 दिनों के अंदर। मैं थोड़ा सा अज्यूम कर रहा हूँ, कंपनी लॉ याद होगा, जिनको नहीं पता जब वो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। तो जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके 120 दिन के अंदर क्या होती है, एजीएम। अज्यूम कर लो, हम अज्यूम कर लेते हैं एजीएम यहीं पे हुई है, ये वो दिन है जिस दिन एजीएम हुई है। याद है फिर जब एजीएम हुआ करते थे उसका ऑर्डिनरी बिजनेस होता था, और ऑर्डिनरी बिजनेस चार्ज फाइनेंशियल कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, साथ डायरेक्टर और ऑडिटर की रिपोर्ट, उसके बाद साथ क्या होता था, और डिविडेंड, डायरेक्टर्स का इलेक्शन अगर ड्यू हो, और फिर क्या था, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये वो दिन है जिस दिन हम क्या कर रहे होंगे, अगले साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट कर रहे होंगे। और हमने अज्यूम कर लो ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है, हमने क्या कर लिया, ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंट कर लिया। आज आप ही हो, सीएफई ने आज के दिन के ऊपर आपकी फर्म को यहाँ पे क्या कर लिया, ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। आज आप ऑडिटर बन गए हो ऑफिशियली। अब मेरे बच्चे अगला साल शुरू होगा और आपकी जिम्मेदारी भी शुरू होगी, और ये साल कहां पे जाके खत्म होगा, 30 जून को। ऐसे मेरे बच्चे 30 जून 2025 को यहां पे साल खत्म होगा। जब ये साल खत्म होगा, मुझे ये बताएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल खत्म होने से पहले बन जाती है या बाद में बनती है? साल खत्म होने के बाद बनती है फौरन। ये थोड़ी कि पहले बन जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो तो पूरे साल का हिसाब किताब होता है। साल खत्म होगा तो हिसाब किताब हो जाएगा ना उसमें। ऐसे मेरे बच्चों, जो बेटा आज यहाँ पे आप अपॉइंट हो गए थे इस दिन, आप ये नहीं होगा कि चुप करके यहाँ पे अपनी फर्म में बैठे रहेंगे इन दिनों के अंदर, और सीधा जब कंपनी ने यहाँ पे कहीं पे जाके वो क्या करेगी, देखो अगली भी 120 दिन के अंदर उसने मीटिंग एजीएम करवानी है, और वो यहाँ पे कहीं पे मान लो कि 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 10 दिन हम कहते हैं, 10 दिन के बाद उसने क्या कर दिया, उसने यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी, और आप यहाँ से फर्म से उठेंगे सीधा जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़ेंगे और उसको चेक करना शुरू कर देंगे। नहीं मेरे बच्चे, ऑडिटर क्या करता है, इस ऑडिट को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक एक मेरे बच्चे उसको कहते हैं इंटरम ऑडिट, एक होता है फाइनल ऑडिट। साल एंड होने तक, इसकी अपॉइंटमेंट से लेके ईयर एंड तक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने की बात नहीं करते, ईयर एंड तक, जब साल खत्म हुआ 30 जून, अपॉइंटमेंट से लेके कब तक बोला, 30 जून तक, इस दौरान मेरे बच्चे ये जो मेहनत कर रहा होगा इसका नाम होगा इंटरम ऑडिट। इंटरम ऑडिट। और जब साल एंड हो जाता है उसके बाद आगे ये ऑडिटर जो मेहनत कर रहा होगा उसका नाम क्या होगा, फाइनल ऑडिट। तो ऑडिट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते। ये क्यों करता है दो हिस्सों में? सर ऑडिट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करना, आखिर में जाए ना वो, कई शहजादे जाते हैं आखिर में, और माशाल्लाह कई तो जाते नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद बनकर उनके पास आ जाती है, वहीं पे बैठे साइन कर देते हैं रौले मुक्का। लेकिन हम ईमानदारी वाला ऑडिट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे बच्चों, ये क्यों, वो सर वो साल के दौरान जाके वहां पे क्या मेहनत कर रहा है बेटा, देखो जाके वहां पे अभी हमने डिस्कस किया है, वो जाके वहां पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा होगा। यहाँ देखो अंडरस्टैंडिंग, वहां पे लफ्ज होगा एक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी
एंड इट्स एनवायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे आगे जाके पूरा इसके ऊपर टॉपिक इंतहाई डिटेल में। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑडिटर के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऑडिटर क्या करेगा, जाके वहां पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, किसके बारे में, एंटिटी के बारे में जानेगा। ये जो इदारा है ये कब बना, मालिक कौन है, चला कौन रहा है, एम्प्लॉइज कैसे हैं, होते हैं ना कि बात का तो नए हैं पुराने हैं, एक्सपर्ट हैं किस तरह के हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ की पॉलिसीज प्रोसीजर्स क्या हैं, काम करने का तरीकाकार क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। अभी मैं चार दीवारी के अंदर अंदर हूँ, बाहर नहीं निकला, सिर्फ अंदर आप निगाह दौड़ा के सारा कुछ देख रहे होंगे। और फिर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कहते क्या, चार दीवारी के बाहर के मामला। और चार दीवारी के बाहर क्या पड़ा होता है, पेस्टल। इन्वायरमेंट एक ही तरीके से हासिल होता है और वो क्या है, पेस्टल। एक कंपेटिटर और पेस्टल। एमएफए पढ़ लीजिए, पढ़ना है, चलो वहां पे आप पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि पेस्टल फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इन्वायरमेंट के अंदर पेस्टल प्लस कंपेटिटर्स, दो हिस्सों में हम इन्वायरमेंट को डिवाइड करते हैं। एक होता है माइक्रो इन्वायरमेंट, एक होता है मैक्रो इन्वायरमेंट। जो बिल्कुल हमारे करीब तरीन इन्वायरमेंट के अंदर जो होता है ना, वो होते हैं हमारे कंपेटिटर्स। और जो उसके बाद जो इन्वायरमेंट है वो सारा क्या होता है, पेस्टल, पॉलिटिकल। इसके मान लो वैसे अगर मैं समझाऊं आपको, अगर मैं बता रहा हूं आपको, ये हमारा सीएफई, इसका एक होगा माइक्रो इन्वायरमेंट, एक होगा मैक्रो इन्वायरमेंट। समझाने की बात करूं, ये जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है, यहाँ पे कौन बैठे होते हैं, हमारे कंपेटिटर्स। अगली टाइम से इंशाल्लाह मैं भी अपना जो, क्योंकि मैं बीएमबीएस इतने साल पढ़ाया, ये बीएमबीएस का वो हिस्सा है ना, ये जो बिजनेस मैनेजमेंट वाला जो एमएफए का था। क्योंकि न्यूमेरिकल से मुझे नफरत है, वो मैं काम करता को नहीं। तो इसका जो एमएफए का मैनेजरियल पोर्शन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट अटेम्प्ट से, क्योंकि ये दोनों पेपर मर्ज हो रहे हैं, बीलो सीलो, तो मेरा जरा थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। तो फिर मैं उसका मैनेजरियल पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, और बाकी जो न्यूमेरिकल हिस्सा वो ज़ियाउल हक साहब पढ़ाएंगे, और वो पूरा भी उनका अवेलेबल होगा, और साथ उनका मेरे मैनेजरियल के साथ इंशाल्लाह न्यूमेरिकल भी होगा। तो इस तरह करके नेक्स्ट अटेम्प्ट के साथ इंशाल्लाह ये सिस्टम। खैर, तो मेरे बच्चे यहाँ पे क्या पढ़ा होता है, मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर पेस्टल फैक्टर पड़े होते हैं। और पेस्टल फैक्टर का मतलब क्या है, पॉलिटिकल, यानी कि इन्वायरमेंट में कौन चीजें शामिल होती हैं, या तो पॉलिटिकल हालात जो हमारे मुल्क में, इन्वायरमेंट ही खराब है ना मेरे बच्चे, इदारे रुल रहे हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल फैक्टर, इसको बोलते हैं पेस्टल फैक्टर। तो जब भी ये बात हो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको किनको देखना पड़ता है, कंपेटिटर और पेस्टल। इसके अलावा एनवायरमेंट के अंदर कोई सातवीं चीज, बल्कि एक दो तीन चार पांच छः और सात, हाँ सात ये हैं कंपेटिटर प्लस छः पेस्टल। इसके बाद आठवीं चीज फिलहाल कोई नहीं, याद रखोगे, क्योंकि जो चीज मिलेगी इन्वायरमेंट के अंदर इन्हीं में से कहीं ना कहीं फॉल कर रही है। मुश्किल तो नहीं। खैर ये लफ्ज अभी हमने पढ़ने हैं, लो बेटा वापस आओ। हम पढ़ क्या रहे हैं, मेरा इंटरम और फाइनल ऑडिट। जब आप ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो मेरे अच्छे, और जब आप अपॉइंटमेंट हो जाएगी आपकी, अपॉइंटमेंट के बाद आप क्या फॉरेन से चले जाएंगे, हाँ जा सकते हैं। और जब फॉरेन से जाके आप ईयर एंड होने से पहले जो मेहनत कर रहे होंगे, उस मेहनत का नाम क्या होगा, इंटरम ऑडिट। और जो ईयर एंड होने के बाद मेहनत कर रहे होंगे उसका नाम क्या होगा, फाइनल ऑडिट, जब हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बन के आ जाएगी। और जब इंटरम ऑडिट होगा उसमें क्या कर रहे होंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। और यहाँ पे आपने रिस्क असेसमेंट करनी है, यहाँ से रिस्क का भी पता चलेगा ना आपको। कंपेटिटर ज्यादा है तो रिस्क भी तो होंगे ना वहाँ पे। मैनेजमेंट यहाँ पे गंदी है, बेईमान है, तो रिस्क भी तो होंगे ना। है मैनेजमेंट पुरानी छोड़ के चली गई है, नहीं है, तो उसके भी तो रिस्क होंगे ना। स्ट्रक्चर ही किसी काम करनी ऑर्गेनाइजेशन का, रिस्क तो होंगे ना। तो ये सारी चीजें चेक करेंगे आप किस दौरान, इंटरम ऑडिट के दौरान। और इंटरम ऑडिट के दौरान कितने लोग जाएं, अब यहाँ पे थोड़ी सी गाइडेंस दे रहा है स्टैंडर्ड आपको। कह रहे जब इंटरम ऑडिट के लिए लोगों को भेजोगे तो कितने लोग भेजने, कहता चाहे थोड़े जाएं लेकिन मोस्ट सीनियर लोग जाएं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट बच्चों का काम नहीं है। यहाँ पे आपने जरा रिस्क वगैरह चेक कर रहे हैं तो उसके लिए सियाने लोगों को भेजें। ये सियाने लोग जैसे होता है ना, अल्लाह माफ़ करे, वैसे मैं समझा रहा हूँ आपको। जब कोई रिश्तेदारी की कोई बात हो रही होती है, उसके मामला को हम देखने दिखाने के लिए अगली पार्टी को, बच्चों को नहीं भेज देते हैं, सियाने लोग जाते हैं। वो कहते हैं फलाना, कहना सियाने जान, लफ्ज़ भी बोलते हैं वहाँ पे, सियाने जान। तो यहाँ पर भी मेरे बच्चे वही मामला है कि हम किनको भेजते हैं, सियानी टीम को भेजते हैं, सीनियर लोगों को। और इससे फायदा क्या होता है सर, इंटरम ऑडिट करने का, फाइनली कर लेते हैं ना जाके उसको, उस वक्त ज्यादा मेहनत कर लें। वो कहता है कि भाई देखो, जब फाइनल ऑडिट हो रहा होता ना यहाँ पे हमारा, सिर्फ एक कंपनी का ऑडिट नहीं हो रहा था उस वक्त, और भी बड़ी सारी कंपनी के साल खत्म हो रहे होते। और जब बड़ी सारी कंपनियों के साल खत्म हो रहे थे, हमारे पास इतनी बड़ी टीमें नहीं होती कि हम सारी कंपनियों का एट ए टाइम, फाइनल में तो सबका ऑडिट करना है आप। हर एक कंपनी ने आपको पूरी मान लो कि वो किया होगा कि भाई हमें जल्दी से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करके हमें रिपोर्ट दो ताकि हम एजीएम करवाएं।
तो ये नहीं कि आप सबको कहेंगे फिर एक एक महीने की एक्सटेंशन ले लो, ऑडिट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो भाई आपने करना है डेडलाइन के मुताबिक ऑडिट कंप्लीट करना है, ताकि पैसे भी मिल जाएं आप, नहीं तो पैसे भी नहीं मिलते। तो ये 100 दिक्कतें होती हैं, इसलिए होता क्या, फाइनल ऑडिट में फिर सारे ऑडिट इकट्ठे ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, और आपको क्या करना पड़ेगा, किस किस पर अपने बंदे भेजोगे, इतने लोग हैं ही नहीं फर्म में। वो कहते हैं कि आखिर पे ज्यादा काम करने के लिए आपके पास बंदे ही नहीं, बेहतर ये है कि काम को डिवाइड कर लो, कुछ पहले कर लो कुछ बाद में कर लो, ताकि आखिर में कम लोगों के साथ भी और बाकी क्लाइंट भी आप भुगता लो यारों को। और वैसे भी कुदरती बात है, जब आप लोग अपने पेपरों की तैयारी कर रहे हो, एक फाइनल तैयारी भी होती है कि इंटरनल तैयारी भी होती है, सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट उस बच्चे का आता है जिसने इंटरनल और फाइनल दोनों तैयारियां की। जो आखिरी महीना होता है वो फाइनल तैयारी वाला होता है, जब दाखिला, या ये कह लें कि जब वो आप रोल नंबर वो एडमिशन फीस भेज देते हैं, उसके बाद फाइनल तैयारी का काम शुरू होता है, या जब ये कह लो जब क्लासेस खत्म हो जाती हैं, तो कई बच्चे शुरू पढ़ना ही उस वक्त शुरू करते हैं। और कई बच्चे मेरे बच्चे इंटरनल तैयारी करते जा रहे होते हैं साथ साथ, उनको पता है कि आखिर ये क्यों करते हैं साथ साथ, आखिर में जाके मेहनत कम हो जाए, एक पेपर थोड़ी और भी तो है, टाइम को डिवाइड करो, अभी भी थोड़ी सी मेहनत करो ताकि आखिर में मेहनत कम हो जाए। और कई बेशर्म क्या करते हैं, वो आखिर भी छोड़ देते हैं, आखिर भी जाके करूंगा, और बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते। सबसे ज्यादा रिजल्ट उन्हीं बच्चों का अच्छा आता है जो इंटर्म और फाइनल दोनों प्रिपरेशन करते हैं। खैर वापस आओ, ये नहीं कि इंटर्म करके फाइनल छोड़ देनी है। तो बेटा इंटर्म और फाइनल ऑडिट का थोड़ी सी बहुत समझ आ रही, ईयर एंड से पहले पहले इंटर्म, ईयर एंड हो गया तो फिर क्या होगा, फाइनल। कहता है ऑडिट वर्क इज टिपिकली परफॉर्म्ड इन टू फेजेस, इंटर्म ऑडिट दिस इज परफॉर्म बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले की बात नहीं कर रहा, अकाउंटिंग पीरियड से पहले पहले। एंड इंक्लूड इसमें करता देखो वो पूछेगा इंटर्म ऑडिट में करते क्या है, ये आगे भी आएगा। इंटर्म ऑडिट में क्या काम करते हैं, कहते हैं डिस्कशन विद स्टाफ एंड मैनेजमेंट डिजाइन टू एनहांस द ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। बातचीत करते हैं जाके, इंक्वायरी इंक्वायरी करते हैं, याद है प्रोसीजर साथ ही है, इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन सारा कुछ है, वही करेंगे जाके। कहता है कि दिस विल इनेबल द ऑडिटर टू मोर फुली प्लान द ऑडिट एंड होपफुली रिड्यूस द वर्क परफॉर्म्ड एट ईयर एंड, ताकि अच्छे तरीके से ऑडिट प्लान कर सके और साल के आखिर पे जाकर उसकी मेहनत कम हो जाए। एंड रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, याद है हमने डिस्कस किया था, अगर इंटरनल कंट्रोल को चेक करना। अच्छा एक और चीज पीछे मैं लफज एक पढ़ा था भाई, मैं वो लफज भूल गया, उसको बताया नहीं आप, ये वाले यहाँ पे लफ्ज बोला गया था कि ऑडिटर क्या करता है, इंटरनल कंट्रोल की असेसमेंट करता है, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करता है। ये इंटरनल कंट्रोल्स को चेक क्यों कर रहा है, कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होंगे तो इनसे गुजर के बनने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होंगी, वो सही होंगी, अगर ये वीक होंगे तो वो गलत होंगे। लेकिन इंटरनल कंट्रोल को जब ऑडिटर चेक कर रहा है, इसका हरगज भी ये मतलब नहीं होता कि एट एंड उसने इंटरनल ऑडिटर के ऊपर क्या देना है, इसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर रिपोर्ट देनी है, ना ना। इंटरनल ऑडिटर के ऊपर, इंटरनल ऑडिटर के ऊपर रिपोर्ट देने के लिए हमने उसको बुलाया ही नहीं, किसके ऊपर रिपोर्ट देने के लिए बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। जो चीजें चेक कर रहा होगा वो अपने ऑडिट के लिए चेक कर रहा होगा, उनके ऊपर रिपोर्ट देना इसका मकसद नहीं। हाँ आखिर पे जाके वो एक मैनेजमेंट लेटर देके जाता है, उसका नाम क्या होता है बड़ा, मैनेजमेंट लेटर। क्या लफ्ज नाम क्या होता है बड़ा, मैनेजमेंट लेटर। उस मैनेजमेंट लेटर के अंदर इंटरनल कंट्रोल और बाकी मामला में डेफिशिएंसी वो मैनेजमेंट को बताता है, कहेगा आपने फिर भी मुझे पैसे दिए हैं, जो जो कमियां मैंने देखी हैं ये हैं, और सजेशन भी देगा, ऐसे इसको इंप्रूव कर। सजेशन सिर्फ वो बता के जाएगा, रिपोर्ट देना उसका मकसद नहीं है, वो सिर्फ बताएगा, ये नहीं कहेगा यहाँ पे कंट्रोल सही है या खराब है, ये नहीं देता, वो अपनी असेसमेंट के लिए चेक कर रहा हो। याद रखोगे ये बात, बड़ी अहम है मेरे बच्चे, याद रखना। ले बेटा, कहते हैं रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल को जांचेगा, दे आर रेलिवेंट टू द ऑडिट, जो ऑडिट से रेलिवेंट है। इंटरनल कंट्रोल तो बड़े सारे लगाए होंगे हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलिवेंट होंगे, जो ऑडिट से, उन्हीं को चेक करेगा। और उसका मकसद कभी भी उन्हें इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिपोर्ट देना नहीं होगा। परफॉर्मिंग सम प्रिलिमिनरी कंट्रोल टेस्टिंग आर सब्सटैंटिव प्रोसीजर, ये मेरे बच्चे आगे जाके कंट्रोल्स को चेक करने के लिए जो ऑडिटर प्रोसीजर लगाते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। इसके लफ्ज बोल रहा है कंट्रोल टेस्टिंग। कंट्रोल टेस्टिंग कैसे होती है बोला, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा, नाम क्या होता है उसका, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ऑडिटर टेस्ट करते हैं। एक और लफ्ज बोला जाता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में क्या करता है, सादा अल्फाज में रसीदें चेक करता है। अभी ये दिमाग में रखो, सब्सटैंटिव टेस्टिंग क्या होती है, क्योंकि आगे जाके सारे हैं ही सब्सटैंटिव प्रोसीजर के चैप्टर हैं, 7, 8, 9, 10, ये सब का नाम क्या है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, नाम देख लो। नॉन करंट एसेट्स के लिए सब्सटैंटिव प्रोसीजर, करंट एसेट्स के लिए सब्सटैंटिव प्रोसीजर, लायबिलिटीज के लिए सब्सटैंटिव प्रोसीजर, फाइनेंस के लिए सब्सटैंटिव प्रोसीजर। तो सारे हमने सब्सटैंटिव प्रोसीजर ही पढ़े हैं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या होते हैं, सादा अल्फाज में रसीदें चेक करना। अभी इतना दिमाग में रख लो, जो ऑडिटर डिटेल में जो रसीदें मांग रहा होता है
चेक कर रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? सब्सटैंटिव टेस्टिंग। जो कंट्रोल को चेक करने के लिए प्रोसीजर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। क्योंकि अभी थोड़ा सा दूर है, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फाइनल ऑडिट में क्या होता है? दिस इज परफॉर्म्ड आफ्टर द ईयर एंड व्हेन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल एंड इंक्लूड फुल ईयर बैलेंसेस। कह रहा फाइनल ऑडिट का स्टार्ट होता है जब ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनकर इसके सामने आ जाती है, और फिर उसको क्या करते हैं, वो जो फाइनल बैलेंसेस होते हैं ईयर एंड के, उनको चेक करना शुरू करते हैं। नॉर्मली द इंटरम ऑडिट वर्क इज परफॉर्म्ड बाय फ्यूअर, यानी कि थोड़े से लोग, बट मोर सीनियर स्टाफ। थोड़े लोग जाएं लेकिन सीनियर जाएं, ये नहीं कि पूरी बारात ही भेज दें, न्याणे श्याणे भी भेज दें, वो फाइनल पे जाएंगे बारात वाले दिन। द फाइनल ऑडिट इज देन मच लॉन्गर एंड इन्वॉल्व द होल ऑडिट। फाइनल ऑडिट क्या होता है? द फाइनल ऑडिट इज देन मच लॉन्गर। वैसे ये बेशर्मी है, हालांकि इंटरम ऑडिट ज्यादा, वैसे अगर देखा जाए लेंथ के लिहाज से ज्यादा टाइम इंटरम ऑडिट में अवेलेबल हो, लेकिन मेहनत के लिहाज से बेचारे ने शायद लफ्ज बोलना चाहता था, तो क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होता, आपने बड़ी जल्दी उसको कंप्लीट करना होता, लेकिन लोग ज्यादा होते हैं। लो बेटा, एडवांटेज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या ये ऑडिट करवाने के फायदे होते हैं? ये मैं किताब से हटके नहीं अभी पढ़ाऊंगा, सिर्फ किताब वाले बताने लगे, टाइम कम है। लो बेटा, क्या ऑडिट करवाने के फायदे भी हैं? अच्छा, पेपर में बहुत दफा पूछा हुआ, ये जितनी चीजें पढ़े पेपर में आई हुई हैं सारी बार बार है। वो कहता कि एक बंदे की ना बहस हो गई है किसी के साथ, और वो कह रहा है कि यार अभी ये ऑडिटर लोगों को लूटते फिर रहे हैं, इनका फायदा पूरा कौन नहीं होता है, सिर्फ आते हैं पैसे लेके चले जाते हैं, क्या फायदा होता है इसका? तो वहां पे फिर आपको कहता है कि इस बंदे को फायदे बता, एवं इस तरह की कहानी बना देते हैं। एक कंपनी है, मान लो अभी अभी कोई नए डायरेक्टर पॉइंट हुए, फलाने पॉइंट हुए हैं, वो चीफ एग्जेक्टिव से या किसी बंदे से बहस कर रहे हैं, और यार ऑडिट क्या क्या क्यों करवाते हैं हम ऑडिट? ये हमें पैसे ही देने पड़ते हैं इसको ऑडिटर को, हमें फायदा तो कुछ भी नहीं होता। तो फिर वो कहते हैं कि आप जरा एज ए चीफ एग्जेक्टिव आपको अपॉइंट किया है, तो आप डायरेक्टर्स को जरा बताएं ऑडिट करवाने के फायदे क्या है। इस तरह कहानी बना देता हूँ। तो आपने क्या करना है बताने, एक्चुअली पूछ क्या रहा है, एडवांटेज ऑफ ऑडिट के क्या फायदे होते हैं, क्यों करवाते हैं ऑडिट? इट इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो जो जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ ऑडिटर की रिपोर्ट लगे, लोगों का उसके ऊपर भरोसा बढ़ जाता है, क्योंकि पता होता है लोगों को किसी इंडिपेंडेंट बंदे ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके साथ एक रिपोर्ट लगाई हुई जो कह रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। तो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर क्रेडिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। एक तो फायदा ये हो जाता है। उसके बाद इट कंफर्म टू मैनेजमेंट दैट दे हैव परफॉर्म देयर स्टैट्यूटरी ड्यूटीज करेक्टली, क्योंकि ये मेरे आगे जाके हम पढ़ेंगे जो रूल्स एंड रेगुलेशन की भी कंप्लायंस हो रही है कि नहीं, ये भी साथ ऑडिटर कुछ चीजों पे चेक कर रहा होता है। याद है मैंने आपको बताया था, जब ऑडिटर ऑडिट करने के लिए जा रहा होता है तो पीछे से आवाज आती है एसएससीबी की तरफ से, भाई रुक, मैंने जाके कुछ चीजें चेक करनी है, तो बेहतर यही है कि मेरी जगह पे तू ही चेक कर ले। तो वो चेक कर लेता ऑडिटर कि कंपनी जो अपनी जो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है वो भी पूरी कर रही है कि नहीं। देखो, प्रॉपर बुक्स को कौन सा मेंटेन करना, ये भी रिपोर्ट के अंदर बताता है मेंटेन है कि नहीं है। वो ये किसने कहा वो प्रॉपर बुक्स को कौन सा मेंटेन करें? कंपनी एक्ट है। बात समझ आ रही? तो और बड़ी सारी चीजें, ज़कात उशर वो सारा कुछ, तो ये सारा बिल स्टैट्यूटरी ड्यूटी पूरी कर रही है कंपनी की नहीं, ये भी चेक हो जाता है साथ ऑटोमेटिकली जब ऑडिट होता है, ये फायदा होता है। और इट यानी कि मैनेजमेंट की भी थोड़ी सी इज्जत रह जाती है जब वो कह रहा हो कि ये सब कुछ सही है यहाँ। इट प्रोवाइड्स अश्योरेंस टू मैनेजमेंट दैट दे हैव कंप्लाइड विद नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट सच एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स। सारी बात है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी कंपनीज को अच्छे तरीके से चलाने के कुछ कोड है, जिसको कहते हैं कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जब बड़े होंगे इंशाल्लाह कंपनी लॉ के अंदर पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर ये कंपनीज को अच्छे तरीके से चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशन समझो, रूल्स एंड रेगुलेशन ही समझो। तो कुछ कंपनी के लिए कंपलसरी होते हैं इनको फॉलो करना, लिस्टेड कंपनी के लिए, लिस्टेड कंपनी के कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना जरूरी है। बाकियों की स्वाबदीद है, कर लें तो उनका फायदा होगा। तो इसलिए मेरे बच्चे साथ कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी जो ड्यूटीज हैं वो भी पूरी हो रही है कि नहीं। नॉन स्टैट्यूटरी कौन सी है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट कंपनी वो भी पूरी कर रही है कि नहीं, ये भी ऑडिटर चेक करके बता देते हैं। और इट प्रोवाइड फीडबैक ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एट देन। मैंने अभी आपको बताया था ऑडिटर क्या देके जाता है कि मैनेजमेंट लेटर, जिसमें बता रहा होता है कि आपके कंट्रोल यहाँ पे थोड़ी बहुत कमी है और इसको सही कर लो, तो उसका भी ये भी एक फायदा हो जाता है। और वेयर इंटरनल कंट्रोल्स आर वीक और इनएडुकेट, ऑडिटर विल गिव रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूवमेंट, साथ रिकमेंडेशन भी देके जाता है। कहता दिस विल असिस्ट मैनेजमेंट इन रिड्यूसिंग रिस्क एंड इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इवन व्हेन स्टैट्यूटरी ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल स्मॉल, कहते छोटी मोटी कंपनियां जो हैं चाहे उनका ऑडिटर रिक्वायर्ड ना हो, ऐसी कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम था या 1 मिलियन तक था, उनके लिए ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं था, अगर वो भी करवा लें तो उनको भी फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। लोड़ा वही लिमिटेशंस जो भी मैंने आपको बताई थी, इनहेरेंट लिमिटेशंस। आप किताब वाली जरा इसको जल्दी जल्दी देखते जाना। क्या क्या है लिमिटेशन? एक तो मेरे इट्स कॉस्ट, अभी हमने डिस्कस किया ना कि एक तो इतनी कॉस्ट होती नहीं आप बर्दाश्त कर सके कोई बंदा, कॉस्ट भी महदूद होती है, पैसा भी महदूद लगा रहे होते हैं, तो मेरे फिर जाहिर बात है हम रीजनेबल इंश्योरेंस इकट्ठी कर सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, ये लिमिटेशन कौन सी है? इनहेरेंट लिमिटेशन।
और इनहेरेंट लिमिटेशंस में मेरे बच्चे क्या थी, एक तो कॉस्ट है कि एक तो कॉस्ट लगती है अच्छी खासी, और इतनी कॉस्ट जारी बात है मेरे बच्चे ना कंपनी बर्दाश्त कर सकती है कि उसको पे कर सके, और फिर ऑडिटर के पास भी ऑप्शन नहीं होता कि वो ज्यादा लोगों को लेकर आए और सारी चीजों को चेक कर सके। और डिस्ट्रप्शन कॉस्ट टू द कंपनी स्टाफ, ये भी इनहेरेंट लिमिटेशन है। जब ऑडिटर ऑडिट करने के आएगा, मैनेजमेंट से पूछेगा, लोगों को बुलाएगा, उनसे जाके डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, तो मैनेजमेंट के काम में खलल भी आएगा। ये ना कहें कि मैनेजमेंट अपने सपूतरी काम करते रहे कि ऑडिटर बेचारा कोने में बैठा हुआ अपना काम कर रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने लोगों से मिलना है, लोगों से इन्फॉर्मेशन लेनी है, डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, बंदों तक एक्सेस चाहिए, बंदों को बुलाएगा, वो सारा कुछ होगा। तो वहां पे जो मैनेजमेंट का स्टाफ है उसको क्या होंगी, डिस्ट्रप्शंस भी होंगी, ये भी इनहेरेंट लिमिटेशन। उसके बाद सम आइटम इन द सब्जेक्ट मैटर माइट बी एस्टिमेट, वही बात कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ एस्टिमेट्स होते हैं, और एस्टिमेट्स को चेक करने के लिए वो भी क्या कर रहा होता है, प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल कर रहा होता है। इसलिए मेरे बच्चे ये भी हो सकता है एस्टिमेट सही हो, पता नहीं वो गलत हो, तो जारी बात है एस्टिमेट्स हैं, एस्टिमेट्स ऑफिसर वैसे ही सही नहीं होते, जिस वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। और फिर हमने डिस्कस किया था फ्रॉड हो रहे होते हैं। और फ्रॉड कैसे होते हैं, मतलब ये कलूजन से होते हैं, मिलकर करते हैं लोग, और इनको ढूंढना इतना आसान नहीं होता, डेलिबरेटली जानबूझ के फ्रॉड किए जाते हैं और उनको छुपा दिया जाता है, और वो नहीं ढूंढ पाए, इसका मतलब नहीं ढूंढ पाए, तो ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते। और मेरे बच्चे फिर ऑडिटर जब ऑडिट करता है सैम्पलिंग बेस पे करता है, सारी 100% चीजें चेक नहीं करता। मान लो कि उसके सामने 1 लाख ट्रांजेक्शन पड़ी हुई है, हो सकता है उसमें से वो 2000-3000 ट्रांजेक्शन चेक करें, तो ये सैंपल कम रखना है ज्यादा रखना है, इसको भी आगे जाके पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। तो सैम्पलिंग बेस पे ऑडिट होता है, ये भी एक वजह है, सारी चीजें चेक की नहीं जाती। और क्यों नहीं चेक की जाती, टाइम ही नहीं होता, टाइम नहीं। और उसके बाद मेरे बच्चे irrespective of robust client systems are they will always incorporate some degree of inherent limitation, यानी कि क्लाइंट का जो सिस्टम है वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले अपने सिस्टम को सही करने की, जितने मर्जी कंट्रोल लगा ले, उसके बावजूद क्लाइंट के सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी बेशी रह जाती है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स हो, चाहे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी सिस्टम। और ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव रेदर देन कंक्लूसिव, मैंने आपको बताया था ना, ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ने जो इकट्ठी की होती है ना, ऑडिटर उस एविडेंस से कायल हो जाता है कि ये मेरे लिए, मेरे नजदीक ये एविडेंस अब सही है। जैसे पुलिस वाले एविडेंस इकट्ठी करते हैं किसी मुलजम के बारे में, तो वो किस बेस पे करते हैं, परसुएसिव बेस पे, वो परसुएड हो जाते हैं, इतनी चीजें इकट्ठी करते हैं, वो परसुएड कायल हो जाते हैं, हाँ ये जुर्म इस बंदे ने किया। हतवी 100% बात उनके पास भी नहीं होती। वो लेता पता क्रिमिनल केसेस के अंदर फिर हमने पढ़ा था 100% साबित करना होता, नहीं तो मुलजम बरी हो जाता। तो दोबारा देखो, ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव रेदर देन कंक्लूसिव का मतलब क्या है, जो ऑडिटर ने ऑडिट एविडेंस इकट्ठी की होती है वो हतमी नहीं होती। जो ऑडिटर ने एविडेंस इकट्ठी की है वो जस्ट क्यों इकट्ठी कर लिया उसने, ये मेरे पास एविडेंस है और किस बेस पे मैं कायल हो गया हूं, ये एविडेंस है, हतमी उसकी भी मेरे बच्चे एविडेंस नहीं होती। दे परसुएड द ऑडिटर टू बिलीव दैट ए पर्टिकुलर असर्शन है, ये असर्शन का लफ्ज आ गया, इसको मेरे बच्चे बताएंगे, इसके ऊपर भी हमने डिटेल में पढ़ना है। बस अभी इतना दिमाग में रखना, ये होता है दावा। असर्शन किसको कहते हैं, दावा। मैनेजमेंट ने जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर चीजें लिखी होती हैं कि मैनेजमेंट का दावा होती है कि ये सही है, जिस तरह हमने लिखा, फिलहाल अभी इतना लफ्ज याद रखना, असर्शंस पढ़ेंगे आगे जाकर, क्योंकि सारा हमारा ऑडिट जो प्रोसीजर लगाते हैं वो असर्शन बेस पे लगाते हैं। आगे जाके वो 7 प्रोसीजर हम किस बेस पे लगा रहे होते हैं, असर्शन बेस पे। ये होता क्या है वो मैं बताऊंगा। कौन सा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द होल रोबस्ट एक क्लाइंट सिस्टम, जैसे जितना मर्जी अच्छा बना ले सिस्टम, उसके बावजूद उसमें कोई ना कोई कमी क्लाइंट के सिस्टम में रह ही जाती, और उसी सिस्टम के तहत बनने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद सोचें उनमें कोई ना कोई कमी रह ही जाए। तो ये मेरे बच्चे लाजमी अच्छे तरीके से याद कर लेनी। परसों इंशाल्लाह हम पास पेपर भी करेंगे और इसका चैप्टर का टेस्ट भी होगा, मात्र 5-6 मिनट ऊपर होगा।